हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। तो एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो चुकी है। एक क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। आज हम उसी के बारे में एक वीडियो बनाएंगे। एक छोटी वीडियो होगी या बड़ी वीडियो, लेकिन पाई के बारे में चर्चा करना अलग से एक बहुत जरूरी चीज है। आप लोग को पता होना चाहिए पाई क्या है और ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया पाई। तो पाई की वैल्यू जहां तक आप लोगों ने जानी है ये होती है 22/7। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं रफ वर्क में, आइए रफ वर्क करते हैं। तो 22 यानी 7 को 22 से डिवाइड करना। तो 7 त्रिक 21, 1 बचा, दशमलव बढ़ाया 0, 7 1 कम 7, 3 बचा, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ाया, 7 8 56, 4 बचा, 0 बढ़ाया, 7 बचे 35, 5 बचा, 0 बढ़ाया, 7 सते 49, 1 आ गया। कहीं क्या एक इसके पहले आया? ये देखिए आ गया। यानी अब 1 आ गया तो फिर से ये पूरी प्रक्रिया वापस शुरू होगी। यानी 3 को छोड़ दी, ये चीज फिर से रिपीट होगा। यानी फिर 1 4 2 8 5 7, यानी इसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो ये एक्चुअली में पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.142857। 3 को छोड़ के डेसिमल के बाद भी जितने नंबर हैं उनके ऊपर एक बड़ा सा बार। तो अगर बार लग गया यानी ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए अशांत लेकिन पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स तो हमारे रेशनल हो जाते हैं। फिर पाई को इरेशनल क्यों कहा गया? तो अब कॉन्ट्रडिक्शन तो हो गया ना, आपकी बुक में भी यही कहा जा रहा है कि तो भाई रेशनल हो गया, आप इसे पी अपॉन क्यू के टर्म में एक बार लिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उसका डेसिमल एक्सप्रेशन भी निकाल रहे हैं तो भी इसके ऊपर बार लग जा रहा है और ये एक तरह से रेशनल नंबर हो रहा है। तो हम क्यों उसे रेशनल कह रहे हैं? तो बच्चे, उसके लिए हम लोग को पुराने टाइम में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा पाई कहां से आया और इसकी खोज कैसे हुई। तो बच्चों, इसके लिए किसी एक को तो हम नहीं, कई मैथमेटिशियंस हैं और कई लोग की मेहनत जिसने पाई को खोजा। और पाई एक्चुअली एक नेचर में पहले से विद्यमान है, इसलिए मैं कहता हूं गणित हर जगह है, मैथ्स और फिजिक्स साइंस हर जगह है, इसी तरह मैथ्स भी हर जगह है। पाई को एक्चुअल में नेचर ने दिया है हमें। तो पुराने टाइम की बात करते हैं। पुराने टाइम में जो पहिए वगैरह होते थे तो पहिए में छल्ले चढ़ाए जाते थे ताकि चीजें पहिए ज्यादा खराब ना हो। लकड़ी के पहिए तो उसमें आप लोगों ने कभी तांगा देखा होगा तो उसमें छल्ले चढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह पहियों का, क्योंकि पहिए क्या है, किस शेप के हैं? सर्कुलर शेप के। पहिए क्या है? सर्कुलर शेप के। ठीक, उस सर्कल का अपना एक सेंटर होगा। लेकिन अगर हम कहें इसकी दूरी क्या है, तो इसकी दूरी क्या होती है? इसको हम लोग सरकमफेरेंस या हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? परिधि, वृत्त की परिधि, और इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहते हैं। इस सरकमफेरेंस और इसके डायमीटर का एक रेशियो निकाला गया। ठीक है, और इसकी खोज करने वाले पाई था पहले, बहुत पहले से, और लोग अंदाजन इस सर्कल के चीजों को बनाते थे। लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा जो सबसे पहले शुरुआत की इन्होंने वो आर्किमिडीज थे। आर्किमिडीज आप नाम जानते होंगे, बहुत जाना माना नाम है साइंस के क्षेत्र में भी और मैथ्स के क्षेत्र में भी। तो आर्किमिडीज ने सबसे पहले इसमें चीजें करना शुरू की। तो अब होता क्या था, इस सर्कल के सरकमफेरेंस को निकालने का कोई तरीका नहीं था। निकालने का कोई तरीका, मेरे कहने का मतलब है इस दूरी को कैसे आप नापेंगे?
तो सबसे पहले बढ़िया यहाँ से एक धागा बांधा और ऐसे चारों ओर लगाया, और इस धागे की बाद में जब इसको खोला तो धागे की दूरी निकाल ली, वो धागे की दूरी हमारी इसकी सरकमफेरेंस हो गई। लेकिन क्योंकि मैथ्स में अब कितनी बार ये चीजें पॉसिबल हो सकती थी, चलिए ठीक है ये तो सर्कल वृत्त है, गोला जब आ जाए, स्फीयर आ जाए, तब क्या किया जाए, कितने धागे आप बांधेंगे और कितने इसके अगर वो उसका सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं वो होता है, तो पाई की खोज के लिए हमें एक ऐसा कॉमन पॉइंट जरूरी था जो इस तरह के, मान लीजिए एक छोटा गोला है, छोटा सर्किल, बड़ा सर्किल, इससे बड़ा सर्किल हो जाए या छोटा सर्किल हो जाए, तो जितनी बार भी करें तो हमें इसके धागे बांध बांध के इसे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके डायमीटर या व्यास और इस सरकमफेरेंस को मान लिया हमने, आपके बुक में क्या कहा गया, सी, सरकमफेरेंस को सी मान लिया, ठीक है। तो इस सरकमफेरेंस को सी या परिधि को सी और व्यास को डी मान लिया, तो इसके बीच में जब हम रेशियो बिठाना हमने शुरू किया तब क्या हमारे पास आया, तो बच्चों इसको देखा जाता है। सबसे पहले डी लिया, ये जो व्यास है इसकी दूरी ली और इस व्यास की दूरी को यहां से बिठाना शुरू किया और ये दूरी आई कहीं यहां, तो इस दूरी ने यहां पे इसे बिठाया, फिर यहां से हमने इस दूरी को रखना शुरू किया, इसने बिठाया कहीं यहां, और उसके बाद ये दूरी फिर हमने यहां पे कहीं यहां पे, यानी ये दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई डी, ठीक, इतनी दूरी हो गई डी, और इतनी दूरी हो गई डी, ठीक है। लेकिन ये जो दूरी, ये एक्स्ट्रा दूरी जो बच गई है, यही दूरी बच्चों 0.14 की दूरी बची, ठीक है, या यही दूरी बची 1/7, ठीक है, यही दूरी बची 1/7, ठीक है। अब ये कैसे बची 1/7, अगर हम इस दूरी को अगर देखें और इस डायमीटर के साथ रेशियो बिठाना शुरू करें, ठीक है, ये हम लोग ने शुरुआत में क्या किया गया, जैसे गणितज्ञों के पास हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत होते थे, ये ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से मिल गया, ये प्रक्रिया लगभग सभी सर्कल्स में इस्तेमाल की गई, ठीक है, ये प्रक्रिया लगभग सभी सर्कल्स में इस्तेमाल की गई और सब में ये चीज कॉमन पाई गई कि जब भी हम डायमीटर की दूरी या जो इसका व्यास की दूरी का एक धागा लेते थे और उस धागे को से वृत्त के चारों ओर, सर्कल के चारों ओर लगाना शुरू करते तो ये 3 बार धागे पूरे हो जाते थे और ये जो दूरी बचती थी, ये दूरी हर बार चाहे बड़ा वृत्त हो चाहे छोटा वृत्त हो, अगर हम उसका बचता था तो हमेशा 0.14 इस दूरी के रेशियो के, यानी इस पूरे जो डायमीटर है, व्यास है, इसका 1/7वां भाग ही रहता था ये दूरी। अच्छा, हम आपको देखते हैं 1/7वां भाग का मतलब क्या है। इस डायमीटर को चाहे हम ये सर्कल लें चाहे ये सर्कल लें, ठीक, इस डायमीटर के 7 बराबर भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ये दूरी होती थी, जिस दूरी को हम मान लो कहते हैं पी और क्यू, तो जो पी क्यू ये दूरी होती थी, ये कभी भी इस 7 के जो एक खंड है, ये 1/7, ये अगर हम इस पूरी दूरी को एक 7 भागों में बांट करते हैं तो इसका पहला खंड 1/7 ही तो होगा, ठीक है। ये खंड, ये जो दूरी होती थी, ये कभी भी इस 1/7 पे परफेक्टली लाइन नहीं करती थी। सेम वैसे ही जैसे हम लोग ने 0.99999999 किया था और उसका आंसर 1 आया था, सेम कंडीशन इसके साथ फॉलो होती थी, ये एकदम नजदीक तो इसके आ जाता था लेकिन इस पर कभी लाई नहीं करता था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ, बहुत सारे सर्कल्स को लिया गया और सब में ये चीज कॉमन पाई गई कि हमेशा, और अब ये एक ऐसी दूरी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1/7, तो कोई कह देगा कि अच्छा ठीक है इससे कई और छोटे खंड कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 9 खंड कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो ये होगा कि ये पॉइंट लाई करेगा, ये दूरी कहीं ना कहीं किसी चीज से तो मैच करेगी। लेकिन बच्चों यही इस पाई की खूबसूरती है, या मैं कहूं कि एक बहुत चौंकाने वाली चीज है, ये जो दूरी कभी भी सर्कल्स में आती थी, ये कभी भी आप चाहे
अनगिनत छोटे खंड कर लीजिए, लेकिन उस खंड में जब एक परफेक्शन, आप परफेक्टली मैच ऐसा कोई खंड आप निकाल नहीं पाएंगे जो दूरी से परफेक्टली मैच करे, और यही इरेशनल नंबर की खासियत होती है। तो ये पाई, ये इरेशनल नंबर में प्रकृति ने दिया है। सर्कल कहीं भी हो सकता है, पहिए में सर्किल है, सिक्के में सर्किल है, हर जगह सर्किल सर्किल है। तो ये जो रेशियो है ये हमें प्रकृति ने दिया है, और ये चीज कभी लाई नहीं करती, लेकिन हम इसके निकटतम वैल्यू, क्योंकि इसके 7 खंड हो गए हमने बांटे, इसलिए हमने इसकी निकटतम वैल्यू को लेते हैं। अब आपके 7 ही खंड क्यों लिए? क्योंकि नियरली इसके और इसके रेशियो 0.14 का ही अंतर आता था इस दूरी से, इसलिए उसकी 1/4। यानी अब अगर हम इसको देखें तो पाई जो है हमारा, ठीक, ये हमेशा छोटा होगा 3 होल 1/7 से। यानी कितना होगा 3 होल 1, यानी 3 बार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो 3 बार हमारा डी हो गया और इसका होल होगा। तो ये जो पाई वैल्यू है ये हमेशा 3 होल 1/7 से छोटी होती थी, यानी पाई हमेशा छोटा होता है 22/7 से। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप कहीं बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों ये ऐसा होता आया है। पाई की वैल्यू को हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 की, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो करने हैं, सवाल करने हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि √9.3, पिछले वीडियो में आपने देखा √9.3 एक इरेशनल नंबर है, तो कहने को तो हम उसे कहीं भी दिखा नहीं सकते, लेकिन उनसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना। नंबर लाइन पे एग्जैक्टली √9.3 को रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है, लेकिन उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को, जितनी भी रेशनल वैल्यू नंबर्स हैं, उसके साथ हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन की तरफ करते हैं, यार निकटतम मान, एकदम सन्निकट, लेकिन उस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी नहीं पता कर सकते। तो इस तरह से पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 से निकटवर्ती होती है, इसलिए हम इसको पाई की वैल्यू को 22/7 के लगभग बराबर मानते हैं, और उसी से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन सबको आर्किमिडीज सर ने बहुत अच्छे से देखा। मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, बहुत मतलब उनका विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है आर्किमिडीज जी का। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आप लोग पढ़ते होंगे, एक बार गूगल करके खोजिएगा। तो ये पाई की वैल्यू इस तरह से एक कॉमन पॉइंट निकल के आया। फिर अब देखते हैं कि आर्किमिडीज सर ने क्या किया। उन्होंने फिर इसी तरह से देखा, और उसके बाद मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे बताता हूं। तो बच्चों आर्किमिडीज ने इसके बाद इसको और अच्छे से प्रूफ करने के लिए ये जो जितनी चीजें थी उसको एक, अब आपने कहा कि डायमीटर और सरकमफेरेंस का ही संबंध इन्होंने क्यों बनाया। तो बच्चों एक चीज देखिए, जब भी कोई सर्कल होता है तो आर्किमिडीज ने क्या किया, इस सर्किल को 2 स्क्वायर से बंद किया। एक स्क्वायर बनाया सर्किल के अंदर। अब अगर सर्किल के अंदर है तो ये देखिए सेंटर से होते हुए एक डायमीटर जाएगा, और एक स्क्वायर बनाया सर्किल के बाहर, ये, ठीक। तो इसका डायमीटर भी ये जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सर्कल के बाहर और सर्कल के अंदर में, अब इन्होंने क्या किया, अब देखिए अगर हम इस सर्कल, इस स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप निकालें, और इस स्क्वायर का परिमाप हमेशा इस वृत्त के परिमाप से बड़ा ही होगा। देखने से क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये वृत्त जो है ये उसके अंदर बना है, इसलिए इसका परिमाप इसके इस सर्कल के परिमाप से या सरकमफेरेंस हमेशा ज्यादा होगा, और ये छोटे वाले स्क्वायर का परिमाप इस सर्कल के परिमाप से कम होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, लेकिन हम अब ये एक रेंज हमारी डिसाइड हो गई कि एक जो बड़ा वाला स्क्वायर है और जो छोटा वाला स्क्वायर है, सर्कल का सरकमफेरेंस इन दोनों के परिमाप के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता कितना है, ये उस टाइम की बात बता रहे बच्चों जब पाई की खोज नहीं हुई थी। तो सर्कल का सरकमफेरेंस के बीच में अगर हमें केवल ये डिस्टेंस पता हो तो कैसे निकाली जाएगी। लेकिन क्या ये चीज और अच्छे से की जा सकती है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि चतुर्भुज या स्क्वायर 4 भुजाओं का है। तो अगर हम इसकी भुजाएं बढ़ा दें और यहां पे पेंटागन बना दें, एक पेंटागन सर्कल के अंदर और एक पेंटागन
सर्कल के बाहर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनर और आउटर पेंटागन का सरकमफेरेंस के बीच में, पेरीमीटर के बीच में हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस लाई करेगा। और इसी तरह अगर हम पेंटागन की जगह हेक्सागन बना दे, हेप्टागन, नियोगन या और भी भुजाओं वाला कोई भी पॉलीगन बना दे, और इस तरह से आर्किमिडीज जी ने क्या किया, 96 पॉलीगन बनाए, 96 भुजाओं वाला पॉलीगन बनाया। और 96 भुजाओं वाले पॉलीगन बनाते बनाते वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो ये पाई है, इसका जो पाई है ये लाई करता है इस तरह से 223/71 और 22/7। ठीक है, ये पाई जो सरकम एक कॉमन वैल्यू जो आ रही है, ये जो जितना डिफरेंस है, हमेशा डिफरेंस को इन्होंने कैलकुलेट किया और जोड़ के, बड़ी मेहनत लगती है बच्चों, इस पूरी चीज में उन्हें बहुत मेहनत लगी और उनका ये निष्कर्ष जो है वो ये पहुंचा कि ये पाई जो है वो 223/71 और 22/7 के बीच में लाई करेगा। अब क्या हुआ, तो उसके बाद पाई को एक जगह मिली, पाई के बारे में लोगों ने जाना कि पता सबको तो था पहले से ही, लेकिन पहली बार पाई को किसी गणितीय रूप में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बीच में या रिलेटिव फॉर्म में किसी पहली बार उसको बताया गया। और इसके बाद पाई के बारे में और भी डिस्कशन हुए और हमारे इंडिया में भी आर्यभट्ट जो गणितज्ञ जी थे, आर्यभट्ट ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा भी बताया गया कि हाँ, पाई की वैल्यू 3.14 के निकटतम होती ही होती है, उनके द्वारा बताया गया। तो आर्किमिडीज हो गए, आर्यभट्ट जी हो गए, इनकी बदौलत आज हम इस पाई को जैसा जानते हैं वैसा है, और आज भी हम इसके डेसिमल एक्सप्रेशन को नहीं निकाल पाए हैं। आज भी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है। जहां तक मेरी जानकारी थी, 100 मिलियन या 200 मिलियन पॉइंट तक, 200 मिलियन पॉइंट तक इसकी दशमलव के इतने अंक तक इसकी गणना की जा चुकी है। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एकदम करंट स्टेटस पता चलेगा कि इसकी गणना कितने दशमलव अंक तक किया गया है। मतलब आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब ये ऑब्सेस्ड हो गई है दुनिया इसके पीछे कि पाई की अभी तक ये कहां तक जाएगा, इसकी गणना अभी तक कोई कर ही नहीं पाया, ना कोई सुपर कंप्यूटर कर पाया, ना कोई व्यक्ति कर पाया। ये इतना ज्यादा आगे तक बढ़ गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए टास्क मिलता है, लोग गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनवाते हैं कि पाई की वैल्यू मैंने इतने डेसिमल नंबर तक निकाली है। ठीक है, तो ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, आप गूगल से चेक करेंगे, ये आपका टास्क है, आप बताइएगा गूगल से चेक करके कि कमेंट बॉक्स में कि अभी तक पाई के हाईएस्ट डेसिमल एक्सप्रेशन की गणना कहां तक हो चुकी है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। तो पाई के बारे में अभी तक आपने जो भी जाना, अब हम आते हैं इसको पाई क्यों कहा गया। तो बच्चों, आप ये ग्रीक, क्योंकि आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, और ग्रीक में अगर आप गूगल करेंगे और सरकमफेरेंस को आप, सरकमफेरेंस की वृत्त की बात हो रही है, सर्कल की बात हो रही है, तो सरकमफेरेंस को आप ग्रीक वर्ड में अगर खोजें गूगल में तो पेरीफेरा होता है। और क्योंकि ग्रीक भाषा अलग होती है तो पेरीफेरा में जैसे सरकमफेरेंस का CIRCUM जो भी पहला शब्द सी होता है इंग्लिश में, उसी तरह ग्रीक भाषा में पाई को पेरीफेरा कहा जाता है, सरकमफेरेंस को पेरीफेरा कहा जाता है, और ग्रीक में पेरीफेरा का पहला अक्षर पाई होता है, और इसीलिए इसका रोटेशन पाई पर कहा गया। क्योंकि ग्रीक मैथमेटिशियन ने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है, तो पाई हो गया, आगे आप पढ़ेंगे लैम्डा हो गया, कप्पा हो गया, थीटा हो गया, जीटा हो गया, ये सारे जितने भी अंक हैं, ये जितने भी नोटेशंस हैं, सब ग्रीक नोटेशंस हैं, और इसीलिए इसका ये सिंबल पाई कहा गया। तो आज के बाद अगर हम देखते हैं तो पाई जो है ये 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, निकटतम या सन्निकट मान है, लेकिन कभी भी पाई को हम 22/7 के एकदम बराबर नहीं मानते। गणना हमेशा जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनकी हम सन्निकट वैल्यू या निकटतम वैल्यू लेके प्रारंभ करते हैं, और इस पाई के बदौलत आज हम
अंतरिक्ष में जा पाए, हमने अपना यूनिवर्स खोजा, ये सब पाई की बदौलत ही कैलकुलेशन हुआ। चाहे आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन देख लीजिए, पाई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि पाई ने सर्कुलर शेप को कैलकुलेट करना, उनकी वैल्यूज को निकालना सिखाया। और आप जानते हैं सूरज से लेके हर आकाशीय पिंड गोल है। अगर पाई नहीं होता तो आज हम इसकी गणना नहीं कर सकते, दूरी नहीं पता कर सकते और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं हो सकती थी। इसलिए बच्चों, ये पाई इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस पाई के बारे में अब हमारा आंसर है, मैं इसको रब करता हूं, फिर हम आंसर लिखते हैं। तो बच्चों, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे देयर इज नो contradiction as we know that by any scale or method rational, irrational number can not be measured। ठीक है, किसी भी स्केल या मेथड से हम इरेशनल नंबर को मेजर नहीं कर सकते। वी कैन ओनली assume their approximate values। ठीक है, यानी there is no contradiction as we know that by any scale or method irrational number cannot be measured। ठीक है, we can only assume their approximate value। so अब इससे क्या हुआ, 22/7 22/7 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, एक निकटतम मान है, इसलिए हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं और इसमें ऐसा कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हिंदी वाले बच्चे के लिए उत्तर क्या कहते हैं इसमें, अंतर विरोध। तो इसमें कोई विरोधाभास या अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि अपरिमेय में संख्याओं को किसी युक्ति अथवा मापक द्वारा मापा नहीं जा सकता, केवल उनके सन्निकट मानों को
माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो हिंदी और इंग्लिश के दोनों बच्चों के लिए इसका एक उत्तर तैयार हो गया है और सीधी सी बात है, इसमें कोई विरोधाभास या कंट्राडिक्शन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको पाई के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज के बाद से पाई को लेकर आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी कोई बताए आप पाई की ये स्टोरी सबको बताइएगा, बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है आपको इसके बारे में जानना चाहिए। गूगल का जमाना है, एआई का जमाना है, इसके बारे में और सर्च करिए और आप लोग बताइए कि आपने पाई को और कहां कहां इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली बार से हम लोग नए एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं बच्चों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।